वो स्पेसिफिक टू कोई टॉपिक होते थे। हमने पहले वैट को डिस्कस किया, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को, सेंटेंस कंप्लीशन को डिस्कस किया, स्टोरी राइटिंग डिस्कस की, हमने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, हमने सिचुएशन रिएक्शन को डिस्कस किया, ओपीआई टेस्ट, ओपीक्यू टेस्ट के बारे में डिस्कस किया। सो आई फील के बीच में बहुत सारी क्यूरी स्टूडेंट्स की ऐसी होती हैं जो कि रह जाती हैं और उनके माइंड में होती हैं कि वो डिस्कस कर सकें, बिकॉज लेकिन किसी टॉपिक की वजह से शायद वो उन क्यूरीज को सॉल्व नहीं कर पाते, उनके माइंड में वो क्वेश्चंस रह जाते हैं। सो मेरे माइंड में आया कि हम लोग इस सेशन में जनरल डिस्कशन करें, जिसमें आपको कोई भी मसला है, किसी टेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आईएसएसबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या टेस्ट के अंदर कोई सेंटेंस में प्रॉब्लम है, कोई डिस्कस करना है, किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट की बात करनी है, कोई टिप चाहिए, सो एनीथिंग यू आर फ्री टू टॉक। अगर आप अपने बारे में कुछ शेयर करना चाह रहे हो, कुछ भी बताना चाह रहे हो, कोई अपना डेमो कुछ देना चाह रहे हो हमें, सो आप इस टेस्ट के इस सेशन के अंदर कोई जो भी आप फ़ायदा उठाना चाहें इससे उठा सकते हैं। हम लोग मिल के डिस्कशन करते हैं, जो नॉलेज होगा मेरे पास आई विल ट्राई के डिलीवर करूं इसको। और अगर कुछ मैं मुझे ना आता हुआ, मुझे कन्फ्यूजन हुई, सो ऑब्वियसली आई विल टेल यू कि मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे के बताऊंगा, बजाय इसके कि मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन दूं। आई विल ट्राई टू एक्सेप्ट कि जो भी प्रॉब्लम अगर मेरे अंदर है, मुझे अगर इंफॉर्मेशन नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो आप लोगों को गलत या मिस गाइड ना करूं। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोग कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ न्यू हैं, सो न्यू स्टूडेंट्स अगर वो सुन रहे हैं मेरी बात, तो ग्रुप में भी मैसेजेस आ रहे थे कि मेरी असेसमेंट करें। और क्योंकि वो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मुझे उनके बारे में अभी आइडिया नहीं है कि उन्होंने मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो उन्हें उन्होंने व्यू किया है, प्रीवियस लेक्चर्स को उन्होंने सुना है। तो अगर तो उन्होंने सुन लिया है और उसके बाद वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो देन इट विल बी गुड कि मैं आप लोगों की असेसमेंट स्टार्ट करूं। बट यू हैव टू टेल, और आप लोगों को क्लास का भी पार्ट बनना होगा, बिकॉज आप लोग क्लास में रेगुलर नहीं हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली। सो क्लास में रेगुलर नहीं होंगे तो फिर मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जब इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो असेसमेंट भी उस तरह नहीं हो सकेगी, और शायद मैं भी उस तरह उनको सीरियस ना लूँ अगर वो क्लासेस को सीरियस नहीं ले रहे। अगर मेरे आप पिछले लेक्चर सुने, तो जो हमारे साथ स्टूडेंट्स रेगुलर हैं, उनको उनको आपको पता चल जाएगा कि मुझे उन स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड भी पता चल गया, और मुझे उनके सेंटेंसेस का भी पता होता है, मुझे ये भी पता होता है कि ये क्यों ये सेंटेंस लिख रहा है, इसकी फैमिली से क्या लिंक है ये सेंटेंस, या इसके घर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सेंटेंस लिख रहा है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप लोग क्लासेस का पार्ट बने, रेगुलर रहें, ताकि मुझे आपका पता चले और मैं आपके असेसमेंट प्रॉपर कर सकूं, तभी आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज आप सिर्फ अपने मेरी वीडियो सुन लेंगे रिकॉर्डेड और लेक्चर को प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, तो आपकी प्रिपरेशन आई विल नॉट से कि वो 100% ओके होगी। रेगुलरिटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ISSB ट्रेनिंग, रेगुलर होना इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका ओपन है डिस्कशन, अगर आप बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं, अगर आप चैट में कुछ लिखना चाहें चैट में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू रीड एंड रिस्पॉन्ड। शेरयार का मैसेज है, सबसे पहले इनाम का मैसेज है। इनाम अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, सो वालेकुम अस्सलाम इनाम इनाम। देन शेरयार, आई हैव सिग्नल इशू, आई एम अनेबल टू ओपन माइक। अगर माइक का इशू है तो आप टाइप ज़रूर करें, अपने क्वेश्चंस लाजमी बताएं। थोड़ा रिकैप दे दें, आई एम न्यू स्टूडेंट ISSB के बारे में। सुलेमान रज़ा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप का इनिशियल हो चुका है या अभी आपने इनिशियल देना है। इन द मीन वाइल अगर स्टूडेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो बाकी आप लोग अपने क्वेश्चंस पोस्ट करते रहें। ओके सलेमान, आपका इनिशियल पास है। सो आई विल ट्राई टू अरेंज अ डेमो सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू से मुराद है कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक डेमो सेशन अरेंज करता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी वीडियो है मेरे डेमो की, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। बट आई थिंक फॉर स्टूडेंट्स जो रजिस्टर है हमारे साथ, वो डेमो स्टूडेंट्स उनके लिए है जो रजिस्टर नहीं है, जो फिर फ्री में क्लासेस लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो रिकॉर्डेड हम फॉरवर्ड कर देते हैं। बट फॉर रजिस्टर्ड स्टूडेंट इट इज़ बेटर फॉर अ डेमो सेशन लाइव, सो ताकि जिसमें आप लाइव क्वेश्चन भी कर सकें, आपको कुछ फ़ायदा भी हो। सो आई विल शेयर ISSB डिटेल रिलेटेड टू
इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो अभी थोड़ा बहुत आपको जस्ट रिकैप बता देता हूँ, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी इशू होगा, उन्हें कुछ चीज़ों का शायद आइडिया ना हो। ISSB आपका फुल फ्लैज 4 डेज का स्केड्यूल टेस्ट होता है, और इसको आप टेस्ट नहीं कह सकते, इसको आप असेसमेंट कह सकते हैं। टेस्ट इज समथिंग एल्स। टेस्ट में आपका एग्जाम होता है, आपको एक रट्टा मरवाया जाता है और उस रट्टे के मुताबिक आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं और उसके जवाब देने की कोशिश करते हैं। बट इन ISSB आई विल से इट्स नॉट अ टेस्ट। देखें, एक स्टूडेंट, आप लोग हैं तैयारी करके चले गए हैं, एक स्टूडेंट है वो बिल्कुल तैयारी नहीं करके गया, और सम केसेस में ऐसा होता है कि जो बिल्कुल तैयारी नहीं करके जाता, जो बिल्कुल ही इग्नोर करता है चीज़ों को या इजी लेता है, या फिर वो इस टेस्ट को ही समझता है कि यार बस छोड़ो, मैंने आर्मी में नहीं जाना, बस वैसे टेस्ट दे आते हैं, एंजॉय कर आते हैं, वो भी सिलेक्ट हो जाता है। सो द रीज़न इज, देखो अगर आपका मैट्रिक का एग्जाम हो ना, तो अगर मैट्रिक की आप तैयारी ना करके जाओ, ऑफ कोर्स आप फेल हो जाओगे, बिकॉज सब्जेक्टिव है, आपको अगर नहीं आते होंगे आंसर्स, आप जवाब नहीं लिख सकते। बट फॉर ISSB अगर आप तैयारी ना भी करके जाओ तो आप परफॉर्म करके आते हो। द रीजन इज इट इज नॉट अबाउट टेस्ट, इट इज समथिंग असेसमेंट, जो ऑलरेडी आपके अंदर हैं चीजें, वो सिर्फ वही देखते हैं। सो मेरा कोर जो एक्सपर्टीज हैं वो साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड है। ISSB के अंदर 3 वर्ड्स होते हैं। साथ साथ आप लोग अपने क्वेश्चन टाइप करते रहें, सो इट विल बी इजी फॉर मी टू फॉलो अप नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर मैं रिस्पॉन्ड करता रहूँ। सो ISSB के अंदर 3 वर्ड्स होते हैं, 3 तरीके से, 3 डायमेंशन से आप लोगों को जज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजिस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट। आप साइकोलॉजिस्ट का वोट लेना आपके लिए जरूरी होता है। जरूरी इन द सेंस के अगर आपने साइकोलॉजिस्ट का वोट ले लिया, देन देयर आर वेरी मच चांसेस कि आप पास हो जाएंगे और रिकमेंड हो जाएंगे। सो ISSB का एक फुल फ्लेज टेस्ट होता है जिसके अंदर पूरा दिन ISSB के टेस्ट होते हैं। उसके अंदर सेकंड डे के स्टार्ट पे भी ISSB के ही टेस्ट होते हैं। इट विल स्टार्ट फ्रॉम योर बायोडाटा फॉर्म। बायोडाटा फॉर्म नॉर्मली देखें आप, इससे अंदाजा लगा लें कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। बायोडाटा फॉर्म आपके अपने बारे में इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपने अपने बारे में कुछ तैयारी नहीं भी की ना, तो आपको मैं बायोडाटा फॉर्म दे दूं तो आप शायद उसको फिल कर लोगे। दैट इज व्हाई आई से इट इज नॉट अ टेस्ट, इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन जो आपके पास ऑलरेडी है, वो आपसे वही चीजें पूछेंगे। सो बायोडाटा इज पार्ट ऑफ टेस्ट, आई विल से इट इज पार्ट ऑफ टेस्ट बिकॉज द रीजन यू, आप टेस्ट बाद में करेंगे, उससे पहले उनके पास बायोडाटा आपका चला जाएगा और उनको पता होगा ये बंदा कौन है, कहाँ से आया है, किस बैकग्राउंड से है, क्या इसकी एक्सपर्टीज है, कौन से सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं, क्या इसको पसंद है, क्या इसको नापसंद है, इसके फादर क्या करते हैं, इसकी फैमिली कहाँ से है, इसके बहन भाई क्या करते हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू यू you already forwarded to them through your biodata form। बायोडाटा फॉर्म के थ्रू आपने ऑलरेडी उनको फॉरवर्ड की हुई है और उन्होंने उसके मुताबिक हल्की फुल्की असेसमेंट भी की होती है। यू कैनॉट से हल्की फुल्की, बट दे हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ यू इन देयर माइंड। उनके माइंड में ऑलरेडी एक तस्वीर बन चुकी होती है कि ये जो सलमान लड़का है, ये शहरयार लड़का है, ये कौन है, क्या करता है, किस बैकग्राउंड से है, किसके साथ रहता है। सो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन दे ऑलरेडी नो अबाउट यू। So this is about first part of psychologist test. Then this form has 2 more copies. Total इसकी 3 copies होंगी और वो तीनों selectors के पास चली जाती हैं। So it is not only part of your psychologist biodata का जो फॉर्म है वो आपके तीनों की तीनों वर्ड्स के साथ लिंक है, वो तीनों के पास चली जाएंगी कॉपीज और वो ऑलरेडी उनका इमेज आपके बारे में बन चुका होगा। देन उसके बाद कंप्लीट टेस्टिंग होती है जिसमें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, एक एक वर्ड आता है हर 10 सेकंड्स के बाद। फिर सेंटेंस कंप्लीशन है, पहले इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, आधा सेंटेंस लिखा हुआ आता है, फिर उर्दू के आते हैं, आधा सेंटेंस लिखा होता है, वो आपने कंप्लीट करने होते हैं। देन पिक्चर स्टोरी है, एक छोटी सी तस्वीर दिखाते हैं और उस पर आपने स्टोरी लिखनी होती है। फिर उसके बाद पॉइंटर स्टोरी है जिसमें आपको आधा सेंटेंस बताते हैं, आपने आगे पूरा पैराग्राफ लिखना होता है, स्टोरी लिखनी होती है। सो सेम वे आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है कि आपको कोई सिचुएशन दी जाती है और पूछा जाता है कि आप इसके बारे में इसके बाद क्या रिएक्ट करेंगे, कैसा जवाब देंगे। सो देन देयर विल बी अ रैंकिंग जिसमें OPI होता है, आपकी पर्सनालिटी रैंकिंग होती है। सो दिस इज पार्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजिस्ट टेस्ट। देन सेकंड डायमेंशन इज GTO जिसके अंदर आपकी फिजिकल कैपेसिटी चेक की जाती है। बट बिफोर फिजिकल कैपेसिटी दे विल आस्क यू टू परफॉर्म सम टास्क जिसके अंदर आपकी ना सिर्फ फिजिकल बल्कि आपके बोलने का अंदाज जिसमें आपसे स्पीच कराई जाएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग जिसके अंदर आपसे
व्हाट यू से मॉडल आपसे करवाया जाएगा। सो आपने उसके ऊपर वर्किंग करके डिसाइड करना है, जो भी आपको टास्क दिया जाएगा आपने वो फुलफिल करना है। देन उसके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स भी चेक होते हैं। हाउ इफ यू आस्क मी हाउ, सो इन दैट वे कि आपको जब वो आपने अपना मॉडल आपने उसको कंप्लीट कर लिया आपके ग्रुप में से, तो आपसे पूछेगा कि कौन इसको आगे बताएगा, प्रेजेंट करेगा, सबको बताएगा। सो आपने फ्रंट पे जाके सबको वो एक्सप्लेन करना होता है। मेनली तो जीटीओ को ही करना होता है, बट आपका फेस आपके कोलीग्स की तरफ होता है, आपके टीम मेंबर्स की तरफ होता है। सो इन दैट वे आपसे ये करवाया जाएगा, और इसके बाद आपसे आप छोटा मोटा डिस्कशन होगी, एक छोटी सी स्पीच होगी। स्पीच इन द सेंस कि आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा तो आपने उसके ऊपर बात करनी है। आफ्टर दैट फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी, जिसके अंदर ग्रुप टास्क हैं, लॉन्ग ग्रुप है, और जिसके अंदर आपके व्हाट यू कॉल इट कमांड टास्क है। सो इस तरह की जो जो भी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, फिर इससे पहले आपकी जो हर्डल्स हैं वो आपसे पूरी करवाई जाएंगी 9 की 9, जितनी आप कर सकें, डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस एंड डिपेंडिंग ऑन योर फिजिकल हेल्थ। सो ये तो जीटीओ का पार्ट है। उसमें छोटे मोटा एक इंटरव्यू भी होता है, लेकिन वो नॉट अ फॉर्मल टाइप ऑफ इंटरव्यू, बट एक छोटा सा होता है जिसमें आपको साइड पे लाके जाके आपसे कुछ पूछा जाता है। देन एट द एंड आपको कहा जाता है कि आप रैंकिंग करें अपने ग्रुप की। सो इट इज आल्सो पार्ट ऑफ जीटीओ टेस्ट, इसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि आपने ओवरऑल जो भी परफॉर्मेंस दी है, आपके आपके साथ आपके मेंबर्स भी थे, सो आप रैंकिंग करें कि किस बंदे को आप किस नंबर पे रखते हैं। सो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ टेस्ट। देन फाइनली देयर विल बी अ इंटरव्यू, द थर्ड डायमेंशन, दैट इज डिप्टी इंटरव्यू, और वो एक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एक्सटेंडेड सा इंटरव्यू होता है। सो दैट इज आल्सो लाइक फॉर्मल इंटरव्यू, इसको आप फॉर्मल इंटरव्यू कह सकते हैं, जिसमें प्रॉपर आपने तैयार होके जाना होता है और आपसे एक लंबी चौड़ी डिस्कशन होती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप इंटरव्यू कहाँ लेके जाते हैं। सो दिस इज द होल ISSB। उसके बाद आपको घर भेज दिया जाता है और आपका रिजल्ट आ जाता है आफ्टर 2 days, या जो भी वो टाइम लेते हैं थोड़ा बहुत। सो दैट इज जनरल ओवरव्यू ऑफ ISSB। सिर्फ ये जो सलमान का क्वेश्चन था कि थोड़ा सा रिकैप दे दें। सो इतने टाइम में शायद आई थिंक कि मैंने इसको एक फास्ट फॉरवर्ड वे में आपको बता दी है। लेटर ऑन इन आवर डेमो क्लास इट विल बी एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ इट। सो आई थिंक अभी कुछ आपके लिए हो जाएगा हजम करने के लिए। सो नेक्स्ट सर, माय वोकैबुलरी इज वीक, हाउ आई विल इम्प्रूव इट। वोकैबुलरी सिर्फ इम्प्रूव होती है आपकी रीडिंग से और लिसनिंग स्किल से। लिसनिंग से मुराद है कि मूवीज देखने से। सो और मूवीज भी सब टाइटल के साथ, जिनके नीचे इंग्लिश चल रही होती है। सो अगर आप ने इंग्लिश इंप्रूव करनी है, नंबर 1 बुक्स रीडिंग स्टार्ट कर दें, और इंग्लिश बुक रीडिंग या न्यूज़पेपर की नॉर्मली जो रीडिंग होती है, वोकैबुलरी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। वो हर बंदे की समझ में नहीं आता ना, आप इंटरेस्ट डेवलप होता है। सो इट्स बेटर कि आप लोग कोई स्टोरी बुक रीड करें, और इंग्लिश में होनी चाहिए। बेशक वो बेसिक हो, छोटे बच्चों की बुक्स हों, 5 6 7 8 9 की कोई बुक्स हों जिसके अंदर छोटी छोटी स्टोरीज हों, आप वो रीड करें, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। द सेकंड वे इज मूवीज देखें, और मूवीज सब टाइटल के साथ देखें। सो तब उससे भी कुछ चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। देन मेरे सेंटेंस में बहुत मिस्टेक्स हैं, उनको कैसे इंप्रूव करूँ। आपके सेंटेंस में मिस्टेक्स हैं, उसका सिर्फ एक ही तरीका है। सबसे पहले तो वोकैबुलरी, उससे पहले आप जो भी सेंटेंसेस है ना, वो किसी हेल्प के थ्रू सेंटेंसेस के मीनिंग जान लें कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। और फिर जो भी आप लिखना चाह रहे हैं उर्दू के अंदर, फॉर एग्जांपल अपने माइंड में आपने बना लिया कि मैंने ये सेंटेंस बनाना है, फिर उस सेंटेंस की हेल्प ले लें गूगल से या किसी फ्रेंड से या मेरे से या फिर ग्रुप से, ताकि वो आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक करवा दे। तो जब वो स्ट्रक्चर ठीक हो गया तो फिर उसका रटा मार लेना। फॉर नाउ आई थिंक इतने टाइम में यही प्रिपरेशन हो सकती है। और इसी तरह अगर आपके कुछ सेंटेंस के स्ट्रक्चर ठीक हो गए तो ऑटोमेटिकली सेंस बनना शुरू हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरी मिस्टेक होती है और ठीक वाला क्या होता है। तो होपफुली कि मिस्टेक्स कम हो जाएंगी। मैं एंजॉयमेंट के लिए गया, इनिशियल में क्लियर हो गया था। सो होपफुली दुआ करें कि आप एंजॉयमेंट के लिए ISSB में जाएं। और कुछ, लेकिन आई विल टेल यू एवरीवन, सबको बता रहा हूँ, ISSB का मजा सब लें एक दफा। ISSB में आप बहुत इंजॉय करेंगे, आप दोस्त आपके दोस्त भी बनेंगे, एक्टिविटीज डिफरेंट किस्म की होंगी,
और वहाँ पे आपको खाना बहुत अच्छे किस्म का मिलेगा, रहना बहुत अच्छे किस्म का, दोस्त बनेंगे, रात को गपशप लगा सकते हो, छोटी छोटी एक्टिविटीज होती रहेंगी। एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा ये 4 दिन का, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने घर से बाहर रात नहीं गुजारी या दोस्तों के साथ नहीं गए या फिर एंजॉय इतना नहीं किया, उनके लिए 4 दिन, या फिर किसी बाहर घूमने फिरने गए हों तो रात नहीं गुजारी, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। इसको एंजॉय करें और लर्निंग करें। आप लोग जब वापस आएंगे फिर डिस्कशन करेंगे, आप लोग कहेंगे कि यार शायद मेरा दिल था कि मैं वहां ही रहता, मैं 4 दिन के बाद भी ना आना पड़ता। सो इट इज नॉट काइंड ऑफ अ टेस्ट, आप एंजॉय करेंगे। Then what things we need with us for ISSB like clothes, documents, etc. जब आपको ISSB का कॉल लेटर आएगा, उसके साथ आपको सारी इंफॉर्मेशन बता दी जाएगी कि क्या क्या लेके आना है। सारी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि आपने कौन सी किट लेके आनी है, कौन से शूज़ लेके आने हैं, किस कलर के होने चाहिए। सो दे विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। बट बेसिकली तो किट होती है एक ISSB की, नॉर्मली आजकल तो हर जगह अवेलेबल है, जो शॉप्स होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं। आप उन्हीं के पास जाएंगे, वो आपको शूज़ भी दे देंगे, क्योंकि उसके लिए वो जो PT शूज़ होते हैं वो ज़्यादातर लोग वो पहन के जाते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अपने भी पहन के जा सकते हैं, बट अगर PT पहन के जाते हैं तो वो थोड़े से हल्के होते हैं, उसमें रनिंग वगैरह ईजी हो जाती है। ओके, सो उसके अलावा जो जनरल रात को पहनने के लिए आपने कपड़े यूज़ करने हैं, दिन को तो सारा दिन आप इन्हीं एक्टिविटीज़ में होंगे प्रॉपर, और एक एक ही यूनिफॉर्म में। सो रात के लिए या इजी होने के लिए आपने जो भी ट्राउजर पहनना है, और इंटरव्यू के लिए प्रॉपर आपका ड्रेस होना चाहिए सेपरेट। बेशक और वहाँ पे बाकी फैसिलिटीज़ हैं, धोने की फैसिलिटीज़, लॉन्ड्री की भी है, आयरन करने की भी है। सो अगर आपका कोई इशू है, आपको लग रहा हो कि यार वहाँ पे इस्त्री खराब हो जाएगी, आपको प्रॉपर सुबह इस्त्री हुए कपड़े मिलेंगे अगर आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे। सो आप जो भी आपके इंटरव्यू के ड्रेस होगा उसको प्रॉपर प्रेस करवा लीजिएगा, और उसको धुलवा धुलवा के तो खैर इधर से ले जाएं, बट बी प्रिपेयर फॉर इट। ओके सर, इन वैट टेस्ट टू थिंग्स इज इम्पोर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट, शॉर्टनेस ऑफ सेंटेंस। सर आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो प्रैक्टिस करा रहे हैं, लेकिन शॉर्टनेस ऑफ सेंटेंस पर मसला आ रहा है, तो वैट टेस्ट के आखिर में आप हमें सही सेंटेंस जो शॉर्ट भी हो अगर बता दिया करें तो इस वैट इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट तो प्रैक्टिस से आएगी और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो शॉर्टनेस ऑफ सेंटेंस मैंने आपको बताया था, शॉर्टनेस आएगी अगर आप आई, हुई, दे, ही, शी, इट, ही, इन वर्ड से अगर नहीं स्टार्ट करेंगे, वर्ड डायरेक्टली से स्टार्ट करेंगे। लव का जुमला है तो लव इज अ गुड फीलिंग, सो लव से स्टार्ट करेंगे तो जुमला ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन शॉर्टन योर सेंटेंसेस। बट फिर भी कुछ सेंटेंसेस लंबे बन जाते हैं। इट इज ओके, आपकी जब प्रैक्टिस अच्छी होगी, 500, 1000, 1500, 2000, 3000 तक अगर आप सेंटेंसेस लेके चले गए अपनी प्रैक्टिस, तो ऑटोमेटिकली बड़ा सेंटेंस भी हुआ तो आप उसको इजीली टाइम के अंदर लेके आ सकते हैं। बट इफ यू आस्क मी अबाउट, मैंने शायद इसको पहले भी एक्सप्लेन किया था और आपका ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि उस सेंटेंस को सही बता दिया करें। एक्चुअली आई ट्राई टू इग्नोर कि मैं सही बताऊं, बट जो आपने गलत लिखा होगा, मैं कोशिश करता हूँ अगर आप मेरे लेक्चर सुने, मैंने उन स्टूडेंट्स को सजेशंस जरूर दिए हैं कि आप इसको उस तरफ लेके जा सकते हैं सेंटेंस को। बट डायरेक्टली अगर मैं आपको कहूँ कि यार ये सेंटेंस लिख के आओ, इट विल बी रॉन्ग, बिकॉज समटाइम्स मैं जो सेंटेंस आपको सही बता रहा होता हूँ या सजेस्ट कर रहा होता हूँ, वो शायद किसी एक स्टूडेंट ने अच्छा लिखा हो और मैंने उसको अप्रिशिएट किया हो, मेरे जहन में बैठ गया हो, एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू माई पर्सनैलिटी। सो आई थिंक कि मुझे बताना नहीं चाहिए, मैं इसको इग्नोर ही करूंगा। बट फिर भी अगर आपकी इंग्लिश का प्रॉब्लम है, कोई और मसला है, तो आई विल से कि आपको कोई रट्टा मारने के लिए हम कुछ बता दिया करेंगे। बट अगर आप खुद लिख सकते हो, बिकॉज आपके मैंने कुछ सेंटेंसेस देखे हैं, आप खुद एफर्ट कर सकते हो, तो आप अच्छा जुमला बना सकते हो और वही आपके लिए बेहतर होगा। बट लेकिन मेरे ख्याल में आपने लास्ट क्लास मेरी नहीं ली, और अगर वो आपने ली होती, प्रॉपर सुनी है, तो उसमें मैंने सजेशंस दी हैं स्टूडेंट्स को। आई विल ट्राई कि मैं थोड़ी और भी सजेशंस दूं, जो आपने गलत लिखा होगा उसका मैं कोई और पहलू आपको दिखा जरूर सकता हूँ कि आप उस तरफ लेके जाएं। Hope it will answer. Please tell me about formal dressing. Formal dressing is a subjective word. Formal dressing, जो स्टूडेंट हैं अच्छे सिटीज से या अच्छे कॉलेजेस से पढ़ने वाले, उनके लिए फॉर्मल कम से कम 2 पीस है, मिनिमम 2 पीस, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होगी तो 3 पीस बहुत ओवर हो जाएगा। सो 2 पीस इज़ अ फॉर्मल ड्रेसिंग विद फॉर्मल शूज़, जिसकी जो फॉर्मल शूज़ हम स्कूल वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, शाइनिंग वाले नहीं, नॉर्मल जो शूज़ होते हैं।
शाइनिंग भी हो, लेकिन कुछ होते हैं थोड़े से हाफ शाइनी होते हैं, बट वो होते फॉर्मल में। बट मेक श्योर कि उनके जो ड्रेस का कलर है और शूज का कलर है वो ज्यादा शोखा सा ना हो, नॉर्मल कलर्स हों। जिस तरह मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपकी शर्ट के लिए लाइट कलर, लाइट ब्लू कलर, वाइटिश टाइप कलर, या फिर ऑफ वाइट टाइप ऑफ कलर, इस तरह के जो नॉर्मल लाइट कलर्स हैं वो अच्छे होते हैं। और शूज तो ऑब्वियसली ब्लैक अच्छा लगता है। देन अगर जो स्टूडेंट्स हैं जो साइड एरिया से हैं, जिन्होंने पैंट शर्ट का जिनको इशू है, बहुत ही प्रॉब्लम है, सो वो लोग पहन सकते हैं। मेरे उस दिन माइंड में आ रहा था आपको बताऊं कि वो लोग शलवार कमीज पहन सकते हैं, लेकिन शलवार कमीज के साथ फॉर्मल में ना वास्केट अच्छी लगती है फॉर्मल में। और वो वास्केट का कलर भी, अगर आपकी शलवार ऑफ वाइट है शलवार कमीज, तो वो उसका ब्लैक कलर हो तो वो अच्छी लगेगी और फॉर्मल भी लगेगी। सो एंड नीचे उस दिन स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मैं जूते पहन के जाऊं तो क्या होगा। मेरे ख्याल में उन्होंने ब्रिगेडियर साहब से क्वेश्चन किया था। सो आई विल से हमेशा यही कहता हूँ कि हमेशा बंद शूज आपने पहनने हैं, ओपन खुले शूज नहीं पहनने। जिस तरह खुले शूज से मुराद है कि सैंडल नहीं पहनने जो आधे खुले होते हैं। बंद शूज ट्राई करें, खेड़ी भी वो हो जो बंद हो। कुछ खेड़ियाँ आती हैं जो आगे तक बिल्कुल कंप्लीट क्लोज होती हैं। सो बंद शूज फॉर्मल में आते हैं, ओपन शूज नहीं आते उसके अंदर। So then my Urdu writing is slow and I haven't been doing Urdu in A levels. आपकी इंग्लिश राइटिंग भी स्लो है भाई। सो इंग्लिश इंप्रूव करें। जो ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया होता है कि उनकी उर्दू वीक होती है। सो आप उर्दू थोड़ी सी है, ज़्यादा तो है नहीं, 26 सेंटेंस है। अगर आप इंग्लिश पूरे कर लेते हैं ना, अभी आपका इंग्लिश वीक है, इंग्लिश पूरे कर लेते हैं तो उर्दू में अगर आप 20 तक भी चले जाते हैं तो सपोर्ट मिल जाएगी। बट अगर आपकी इंग्लिश भी वीक है और उर्दू भी वीक है, ऑफ कोर्स दे विल कंसिडर इट बैड और रॉन्ग। सो आपने, अगर आप कहते हैं ना कि मेरी उर्दू वीक है क्योंकि मैंने ए लेवल किया है, सो दे विल एक्सपेक्ट कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। सो यू हैव टू कैटर इट इन अदर वे, दूसरे तरीके से उसको कवर करने की कोशिश करनी। सर मैंने सुबह ग्रुप में सेंटेंस शेयर किए थे, ओवरऑल कैसे थे? जो सुबह ग्रुप में सेंटेंस आए थे, शहरयार का आया था, ताहिर का आया था, और अभी एक न्यू स्टूडेंट का आया। आई विल गिव यू प्रॉपर एनालिसिस ऑन दैट। मैं पढ़ूंगा ज़रूर, मैं उसका वेट कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिले। चीज़ें मैं इग्नोर नहीं करता होता, डोंट वरी, मुझे बार बार फॉलो अप बेशक ना किया करें। मैं थोड़ा सा जब फ्री होता हूँ तो फिर आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। हाँ, इग्नोर मैं ज़रूर करता हूँ। जिस तरह मैंने ताहिर का पहला जो था उसको मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, बिकॉज आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड कि आपने लाइन वाले पेजेस पे नहीं लिखना, सो आई विल नॉट असेस दैट। तो मैंने उसकी उस पर डिस्कशन भी नहीं की कि ऑलरेडी एक चीज़ कम्युनिकेट हुई है। फिर लेटर ऑन उन्होंने शेयर कर दिया था दूसरा, आई विल असेस लेटर ऑन इट। देन हैंड राइटिंग मैटर करती है, यस हैंड राइटिंग 100% मैटर करती है। जो आपकी पर्सनैलिटी है वही हैंड राइटिंग होती है इंसान की। और बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, अगर कोई ज़्यादा एक्सपर्ट हो तो वो हैंड राइटिंग से पर्सनैलिटी भी निकाल लेता है। सो आपने बहुत केयरफुल रहना है। एक एक वर्ड के ऊपर एच कैसे लिखते हैं आप, वाई कैसे लिखते हैं, वर्ड एंड कैसे करते हैं, आखिरी वर्ड जो होता है हमेशा आप कभी किसी अपने अभी ज़रा खोल के देखें ना सेंटेंसेस। लेट मी चेक इन ग्रुप, मैं आपको देख के कोई बताता हूँ। ओके, ये एक सेंटेंस है। सो जिस तरह ये मेरे ख्याल में ये किसका है, मोतसिम का है। सो मोतसिम ने लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स मेक्स अप एन एटम। सो इसमें देखें जो मॉलिक्यूल्स का लास्ट एस है वो आपने कैसे फिनिश किया है, मेक्स का एस कैसे फिनिश किया, आपका पी कैसे फिनिश किया है, एटम का एम कैसे फिनिश किया है, फिर आपने एम स्टार्ट मॉलिक्यूल्स का एम स्टार्ट कैसे किया है, आपका यू कैसे लिखा है, ए कैसे लिखा है। तो यहाँ से हर चीज़ पर्सनैलिटी असेस हो जाती है। आप कैसे वर्ड कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीट कर भी नहीं रहे कि आधे में छोड़ रहे हैं। आप जैसे जैसे अपने नीचे आएंगे ना, आप देखें लास्ट में सिराज लिखा है, सिराज अप्रोच्ड मी फॉर हेल्प। अब सिराज में जे आपने देखें कैसे लिखा है, उसको कंप्लीट फिनिश नहीं किया। जैसे जैसे आप राइटिंग में आप आगे जाते जा रहे हैं ना, आपकी पर्सनैलिटीज के फ्लॉज बाहर निकलते जा रहे हैं। आपने कहीं भी जो वाई है, जी है, जे है, ये कहीं भी प्रॉपर फिनिश नहीं किए। ये जे होता है प्रॉपर फिनिश होता है। अगर आपने शॉर्ट राइटिंग में लिखना हो तो इसका प्रॉपर नीचे से गोल दायरा बनता है और वो जाके मिलता है जे को दोबारा। सो इसी तरह आपने फॉर हेल्प कैसे लिखा है, एफ कैसे लिखा है। सो दीज आर द थिंग्स कि ये सारी की सारी मैटर करती हैं।
इस तरह सेंसिबल में आपने बी कैसे लिखा है, बी का जो नीचे वाला पार्ट है वो कैसे क्लोज किया है। सो राइटिंग बड़ी मैटर करती है। ये आपकी पर्सनैलिटी, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इनको जज कर लेते हैं, उनके उनके स्किल्स होते हैं इतने कि वो सिर्फ आपकी राइटिंग देख के सारा बता सकते हैं कि आप क्या हो। सो नेक्स्ट चलते हैं किसके ऊपर। आई थिंक आगे आगे किसी का क्वेश्चन है, बिकॉज आई कैनॉट सी एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन। ISSB is, I think it's all about your practice, because अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों में ना आप बाकियों से पीछे ही रहेंगे। देखें, जब आपने मेरा सेशन लिए थे पहले दिन, फर्स्ट डे, मैं पुराने स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपसे बगैर आपको प्रैक्टिस के, बगैर टिप्स से मैंने कुछ आपसे सेंटेंस बनवाए थे। अगर आपके पास वो वीडियो हो तो आप उन सेंटेंस को पढ़ें और आज अपने सेंटेंस को पढ़ें तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि यार मैं क्या क्या ब्लेंडर मारता था। सो इन द सेम वे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बगैर प्रैक्टिस के जाएंगे और वो यही ब्लेंडर मार के आएंगे। सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि ISSB इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। देखिए, अगर आप GTO की बात करते हैं तो आप सडनली चले जाएं ISSB के अंदर और GTO को कोई टास्क दे दे आपको करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल उसने आपको दे दिया कि यार आप ऑब्स्टेकल्स करो। ऑब्स्टेकल्स में आप रोप ही नहीं चढ़ सकते। आप बेशक फिजिकली फिट भी हो ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या टेक्निक है, कैसे चढ़ना है, कम से कम कौन से ऑब्स्टेकल के बाद कौन सा करना है, कौन से ऑब्स्टेकल के कितने नंबर हैं, किसको प्रायोरिटी देनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। फिर कमांड टास्क कैसे करना है, फिर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क कैसे करना है, ये सारी की चीज़ें अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ऑफ कोर्स के बहुत मसले मसाइल आएंगे और बहुत सारी जगहों पे आप दूसरों को एक बहुत बुरा इंप्रेशन दे के जाएंगे जो आपके सेलेक्टर्स होंगे। सो नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दानियाल, हसनैन, इनाम, सलेमान, सैयद, ताहिर। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरव्यू आल्सो। अगर इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई GTO से रिलेटेड कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कुछ जो मेरे नॉलेज में होगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन हो, कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना होगा तो जो बंदे क्लास में चुप बैठे जाते हैं उन पे नज़र रखना होगा। यस ऑफ कोर्स हसनैन, इट्स अ गुड सजेशन। और मेरी ख्वाहिश भी यही होती है कि सब परफॉर्म करें, सब बात करें, बट देर आर फ्यू थिंग्स के स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे इंटरनेट का मसला है। सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, बात और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करना चाहिए क्लास के अंदर। सबसे पहले तो क्लास में आना चाहिए। पहली क्लास में मैंने स्टूडेंट्स को बताया था कि अगर आप रेगुलर क्लास में आएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। रेगुलरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर मैंने साथ एक छोटी सी और चीज़ ऐड की थी, मैंने कहा था अपना कैमरा ऑन करें ताकि आप एक सीरियस होकर बैठें और आप रिस्पॉन्स दें, मुझे पता चले कि आप सुन रहे हैं, मुझे पता चले कि आप कैसे बैठे हुए हैं, क्या ड्रेस पहना हुआ है, कैसे लग रहे हैं। सो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। अगर आप अगर नई चीज़ें इस तरह कर रहे तो फिर मैं फोर्स नहीं करता, बट एक जनरल भाइयों की तरह या एज अ ट्रेनर मैं आपको सजेशंस दे सकता हूँ, बट अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स, कॉन्फिडेंस के लिए और इनिशिएटिव के लिए, इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट में बताया था, कॉन्फिडेंस और इनिशिएटिव दीज आर पार्ट ऑफ ISSB क्वालिटीज़ जो कि चेक की जाती हैं, एग्जामिन की जाती हैं। 14 क्वालिटीज़ उसके अंदर ये पार्ट है उनका। और ये दोनों इम्प्रूव करने के लिए एक तो आपको हर जगह पे इन्वॉल्व होना होता है, दूसरा सबसे पहले कोशिश करनी होती है कि आप रिस्पॉन्ड करें, सबसे पहले क्वेश्चन करें, सबसे पहले इनिशिएट करें चीज़ों को। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। कॉन्फिडेंस के साथ साथ इनिशिएटिव इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन सर, पॉजिटिविटी किस तरह लाएं? कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी होते हैं फॉर पॉजिटिविटी। देखो, अगर तो आप सेंटेंस की बात कर रहे हो तो सेंटेंस के अंदर पॉजिटिविटी मैंने बताया था कि अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो कोशिश करेंगे हम उसको नेगेटिव ही लिखेंगे, उसको रिवर्स करने की कोशिश नहीं करेंगे। मेरी पिछली ट्रेनिंग्स के अंदर ये टिप होगी कि हाउ कैसे करेंगे। बट
इतना ज्यादा उसको हम माइल्ड नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, एक्सट्रीम नेगेटिव बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। जिस तरह कल एक जुमला आया था वॉर से रिलेटेड, तो वॉर से रिलेटेड एक तो कमेंट आया था ब्लड शेड का भी, लेकिन हमने उसको डैमेज पे लेके गए थे, फिर हम उसको पीस पे भी लेके गए थे, उसको हमने रिवर्स भी किया था, बट इन अ गुड वे, कि ऐसा फील नहीं हुआ कि वॉर से हमने उसको, उसकी मैंने असेसमेंट की थी और डिस्कशन भी हुई थी उस पर, आप वो देख लीजिएगा कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव ही रहने दिया जा सकता है, कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया जा सकता है। बट इफ यू टॉक अबाउट ओवरऑल पॉजिटिविटी, उसके लिए आपको आजकल, जब तक आपका एसएस भी नहीं आता, डेली कोई मोटिवेशनल स्पीचेस सुनना होंगी, कोई मोटिवेशनल मूवीज देखना होंगी, पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड मूवीज देखें, इसके अलावा वॉर से रिलेटेड मूवीज देखें जिसके अंदर कोई पॉजिटिव मैसेज हो और जिसके अंदर कोई मोटिवेशन हो आपके लिए। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, ये देखना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली, और अच्छे लोगों में बैठना शुरू करें, बुरे दोस्तों से जो, अच्छा एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ, जो दोस्त आपको नेगेटिव बात बताता है, आप पे ट्रस्ट नहीं करता, सिंपली आजकल लोग मजाक मजाक में कहते हैं यार जा चला जा, तूने कौन सा पास हो जाना है। सो ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती रखनी ही नहीं चाहिए। आपको वो कहते रहेंगे, पुश करते रहेंगे मजाक में कि यार तेरे से नहीं होता, या जा ट्राई मार कर देख ले, या इस तरह की जो बात करते हैं नेगेटिव माइंडेड पीपल, उनके साथ अगर आप रहेंगे तो एट द एंड आपका रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। सो अच्छी सोसाइटी में रहें, पेरेंट्स से दुआएं लें तो ओवरऑल पॉजिटिविटी आ जाएगी। देन हाउ वी डू हर्डल्स बिकॉज वी आर इन ऑनलाइन क्लास। फॉर दिस क्वेश्चन यू विल आस्क दिस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन फ्रॉम ब्रिगेडियर साहब, वो आपको बताएंगे कि कैसे करना है और कब करना है, क्यों करना है, वो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। सैयद हसन का ये मैसेज है। देन एनी अदर क्वेश्चन, बिकॉज उन्होंने लास्ट लेक्चर में शायद आपको कुछ चीज़ें बताई, मैंने उनका लेक्चर लिया नहीं है, बट आप लोग उसकी वीडियो में देख लें, उन्होंने आपको फिजिकल इम्प्रूवमेंट की क्या टिप्स दी हैं और हर्डल से रिलेटेड क्या बताया है कैसे करना है। सो you can ask directly to them, or maybe you can contact Sir Shahid for this information. Okay, next question. Interview, GTO, मेनली साइकोलॉजिस्ट, इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, कोई सेंटेंस आपने शेयर करना हो, कोई स्टोरी शेयर करनी हो, यू कैन आस्क। Okay, so सब क्वेश्चन सबके कंप्लीट हो गए। डज द साइकोलॉजिस्ट वोट मैटर मोर देन टू अदर्स? साइकोलॉजिस्ट का वोट मैटर करता है, बट इन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आपको 2 वोट लेने होते हैं। अगर आपको 2 वोट पूरे मिल गए तो आप रिकमेंड हो जाते हो। सो इट डजंट मीन कि अगर 2 वोट में साइकोलॉजिस्ट का वोट नहीं है लेकिन आपको 2 वोट मिले हुए, सो मैटर करता है कि आप पास हो जाते हैं, सॉरी मैटर नहीं करता कि आप उसका वोट लेना। बट देर आर मैनी केसेस के जिसके अंदर साइकोलॉजिस्ट का वोट स्ट्रांग होता है, वो बाकियों को कन्विंस कर लेता है कि इस बंदे में ये फ्लॉ है, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट बहुत सारी ऐसी चीजें देख लेता है जो कि हिडन होती हैं, जो कि अभी नजर नहीं आ रही रिसेंटली, बट वो फ्यूचर में नजर आ सकती हैं, फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। दैट इज वाई साइकोलॉजिस्ट का वोट बहुत स्ट्रांग होता है, बिकॉज वो आपके फ्यूचर भी देख रहा होता है। देखें, अगर आप इंटरव्यू की बात करते हैं तो जस्ट 30 सेकेंड, 30 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट, इतना सा इंटरव्यू होता है आपका, ठीक है। उसके अंदर आपको वो जज करता है कुछ क्वेश्चंस करके, कुछ जिसके अंदर आपके बैकग्राउंड के क्वेश्चंस भी होते हैं, फॉर्मल क्वेश्चंस भी होते हैं। और अगर आप फिजिकली देखें जीटीओ से रिलेटेड, तो जीटीओ ओवरऑल आपको जज करता है थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। बट इन राइटिंग साइकोलॉजिस्ट का देखा जाए तो साइकोलॉजिस्ट, जैसे मैं आपके असेसमेंट कर रहा हूँ तो आपने देखा होगा कि साइकोलॉजिस्ट को हर चीज की खबर हो जाती है कि पीछे क्या चल रहा है और आगे क्या चलने वाला है, और अभी करंटली इसके साथ क्या चीजें हो रही हैं, और ये क्यों ऐसा लिख रहा है, इसकी पर्सनालिटी ऐसी है क्या। सो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन
कि जो साइकोलॉजिस्ट लिखता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो उसकी रिकमेंडेशंस होती हैं, इसीलिए उसको कंसिडर किया जाता है। अगर तो वो बहुत ही कोई मसले मसाइल हों उसकी पर्सनैलिटी में, तो वो एक वोट ही काफ़ी है आपको रिजेक्ट करने के लिए। बाकी बेशक दोनों के वोट हों, साइकोलॉजिस्ट कह दे कि इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, कल को आ सकती हैं, तो ऑफ कोर्स दे विल कंसिडर के यार इसको हमें नहीं रखना चाहिए। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट का वोट मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आपको साइकोलॉजिस्ट का मिल गया ना, तो वो कन्विंस कर सकता है बाकियों को कि इसकी पर्सनैलिटी ओके है फॉर दिस जॉब। सो वो रिकमेंड कर सकता है, बाकियों को भी कन्विंस कर सकता है। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि अगर आपको साइकोलॉजिस्ट का वोट मिल गया तो आपको बाकियों में से मिल ही जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सर उर्दू कंप्लीशन समझ नहीं आती। उर्दू कंप्लीशन क्यों नहीं समझ आती? हमारी मादरी जबान है भाई, हमने बचपन से उर्दू ही पढ़ा है, बोलते भी उर्दू हैं, फिर कैसे समझ नहीं आती? कौन सा सेंटेंस समझ नहीं आता? कैन यू एक्सप्लेन? उर्दू होना तो इजी चाहिए, पता नहीं आपको कैसे समझ नहीं आ रही। कैन यू शेयर एनी एग्जांपल ऑफ अ क्वेश्चन ताकि हम उसको डिस्कस करें? ओके सर, काइंडली देखें। चले फिर मैं कोशिश करता हूँ उर्दू के लिए कि इसकी प्रैक्टिस हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर लें, बिकॉज दानियाल का इशू भी है, आप भी कह रहे हैं। सो आई विल इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं। सर काइंडली सेंड डेली बेसिस वैट। ओके ओके, आई हैव सम प्रेजेंटेशंस, मेरे पास पीपीटीज बनी हुई हैं, और सम तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हैं, 120 प्लस हैं। सो उसमें काफ़ी जो वर्ड्स हैं वो ISSB के अंदर आते हैं, बट आई विल शेयर इट विद यू दैट। लेकिन ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो हम टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, अगर आपने आगे शेयर नहीं करना है इसको। सो आई विल शेयर इन ग्रुप, आप उसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। वन बाय वन मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। एंड आस्क टू कंप्लीट क्लास लाइक अ टेस्ट। ओके ओके। If you skip an obstacle out of 11 but do the other 10, does that negatively impact? नहीं, ऐसा impact नहीं होता कुछ भी। ओके, इसके बारे में थोड़ी सी आपको टिप देता चलूँ। ऑल्दो कि शायद ये ब्रिगेडियर साहब के साथ पता नहीं मैच करती हो ना करती हो, बट मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, मेरे अपनी जो लर्निंग है उससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। ऑब्स्टेकल्स आपने ना एक तरतीब से करनी है, इम्पॉर्टेंट बात। ऑब्स्टेकल्स आपने किसी एक कोने को पकड़ने की कोशिश करनी है और वहां से करने की कोशिश करनी है। जब आपको वो दरमियान में खड़ा करेगा इन द मिडल ऑफ ग्राउंड, आप देख लें कि कौन सी ऑब्स्टेकल कहाँ पे है, और कोशिश करें कि आप स्टार्ट ऐसे में करें। अगर तो आप रोप चढ़ सकते हैं और टार्जन स्विम इजीली कर सकते हैं, आपकी इतनी आपको प्रैक्टिस है या फिर आपकी इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ है कि आपको पता है कि मैं जल्दी से रोप चढ़ लूंगा, ठीक है, तो आप रोप सबसे पहले करें, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका जो रोप वाली ऑब्स्टेकल है वो आपसे नहीं होगी, तो आपने रोप को ना कोशिश करना है कि लास्ट पे लेके जाएं। अच्छा, ये 11 ऑब्स्टेकल्स नहीं होती, तो आपने रोप को कोशिश करना है कि सेकंड लास्ट या लास्ट पे लेके जाएं। इससे फायदा ये होगा कि आपके बाकी कंप्लीट हो जाएंगे। बट आपने देख लेना है कि वो किस जगह पे है रोप, कौन सी पोजीशन है उसकी, और आप किस कोने से स्टार्ट करेंगे तो वो आखिर में आएगी। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने एक ऑब्स्टेकल की फिर दरमियान से क्रॉस मारा और दूसरी ऑब्स्टेकल की। चूज ही नहीं होना आपने ड्यूरिंग योर ऑब्स्टेकल, एक साइड से स्टार्ट किया तो कंटिन्यू रखना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप। अगर आप चूज ही होंगे सबसे आसान वाली को टारगेट करेंगे पॉइंट गेन करने के लिए, वो आपको इसके नंबर बहुत ज्यादा काट लेगा, रियलिस्टिक है और कोशिश करता है कि आसान काम करके ना जान छुड़ाए। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। बट अगर आपने एक साइड से स्टार्ट कर लिया है और दरमियान में आपको फील हुआ कि यार ये तो दरमियान में जो ऑब्स्टेकल है ये मेरे से नहीं हो रही, उसको अटेम्प्ट अगेन करें। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग, उसको दोबारा अटेम्प्ट करें। अगर आपको फील होता है तो उसको तीसरी बार भी अटेम्प्ट करें। डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ISSB। आपने डिटर्मिनेशन शो करनी है, और अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको दोबारा अटेम्प्ट करें, ठीक है। आपने वो मेजर अजीज वगैरह के वाकयात सुने होंगे। आई डोंट नो वेदर दे आर गुड और नॉट, दे आर लाइक ट्रू और नॉट, बट दे से कि उसने एक ही को इतनी बार अटेम्प्ट किया और उसने बाकी कोई ऑब्स्टेकल किए ही नहीं, बट उसने एक ही ऑब्स्टेकल को करता रहा और लास्ट अटेम्प्ट उसने उसको फिनिश किया या कंप्लीट किया, लेकिन बाकी उससे ऑब्स्टेकल नहीं हुए। बट इट इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन। लेकिन आई विल नॉट से कि आप सिर्फ इसी को फॉलो करें कि सबसे मुश्किल स्टार्ट करें और आप उसी को करने की कोशिश करते रहें और टाइम ज़ाया कर दें। मैक्सिमम मिनिमम 3 अटेम्प्ट आपने लाजमी देनी, ठीक है। और 3 अटेम्प्ट के बाद नहीं हो रहा तो आप अगली परफॉर्मेंस करें,
और अगर आपका टाइम कंप्लीट हो गया है, उसके बाद सारी हो गई है, फिर वापस आएँ और जो नहीं हो रही थी उसको दोबारा अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। सो दिस इज द राइट वे। 3 अटैम्प्ट्स लाजमी देनी है, छोड़ना नहीं है। बेशक आपके दांत टूटते हैं, टांगे टूटती हैं, गिरते हो, जो भी होता है, ट्राई कि आपने एक डिटर्मिनेशन शो करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबके लिए। अजान के बाद डिस्कस करते हैं। ओके, सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, एक तो डिटर्मिनेशन शो करनी है। सेकेंडली जो आपसे नहीं होता ना, जिसमें आपको प्रॉब्लम है, उसको आपने लास्ट पे लेके जाएं, बट नॉट वेरी लास्ट, सबसे आखिर में नहीं। उससे साफ पता चल जाएगा कि ये इससे नहीं होता था, मुश्किल था, ये इसको आखिर पे धकेल के ले गए। आपकी 9 ऑब्स्टिकल्स होती हैं, आप उसको 7वें या 8वें नंबर पे रखें। कोशिश करें 7वें पे रखें, ताकि ऐसा फील भी ना हो कि इसने इस चीज़ को इग्नोर किया है। बिकॉज मुश्किल आती हैं तो यही तो काम करने जा रहे हैं आर्मी के अंदर, कि कल को मुश्किलात आएंगी तो कैसे परफॉर्म करेंगे। तो अटैम्प्ट तो करें। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि देखो, मुश्किल होती है सबसे, टार्जन स्विंग मुश्किल होता है, रोप क्लाइंबिंग मुश्किल होती है, देन आपका जो मंकी ब्रिज है मुश्किल होता है। होता तो ये आसान है सारे, मुश्किल इन द सेंस कि शायद हाइट का प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स को, शायद कोई स्ट्रेंथ का प्रॉब्लम हो, या कोई और डर लग रहा हो, या किसी चीज़ का इशू हो। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं। आपने कोशिश करना है कि पहले से प्लान करके इनको डिवाइड करें। इनको डिवाइड ऐसे करें कि आप, फॉर एग्जांपल टार्जन स्विंग है, टार्जन स्विंग, सॉरी, अगर मंकी ब्रिज है तो मंकी ब्रिज आप इजीली कर सकते हैं, बिकॉज उसमें कोई इतना खास सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जानी है, पाइप चढ़ के, और क्रॉस करके रोप को आपने उतर जाना नीचे। सो इसको कोशिश करें, मंकी ब्रिज को, इसको स्टार्ट में दूसरे तीसरे नंबर पे रखें, ताकि ऐसा फील ना हो कि यार ये मुश्किल बिल्कुल एंड पे लेके जा रहा है। सो टार्जन स्विंग, मंकी ब्रिज, और आपने जो लास्ट है रॉक क्लाइंबिंग, इनको प्रॉपरली डिवाइड करना है, ताकि जो आपसे नहीं होती वो थोड़ी सी एंड पे चली जाए, जो होती हैं वो स्टार्ट में और मिड में चली जाए। सो इस तरह आपने उसको प्लान करना है। बट अगर आपने एक तरतीब से स्टार्ट कर दिया है, तो जो पहले माइंड बना लें कि किस तरतीब से करना है, कहाँ से स्टार्ट लेना है, फिर जो भी दरमियान में हर्डल आ रही है उसको आप करते जाएं, और उसी तरतीब से आगे करते जाएं। क्रॉस नहीं करना, ये नहीं कि आप एक हर्डल को चूज करें, दूसरी हर्डल ग्राउंड के दूसरे कॉर्नर पे हो, फिर उस कॉर्नर पे चले जाएं, फिर दूसरे कॉर्नर पे चले जाएं। दिस इज रॉन्ग। चूज ही नहीं होना, बिल्कुल भी उसको फील नहीं होने देना कि कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है, कहाँ पे इशू है। और अगर इशू आ जाता है आपको, कोई कभी ऐसा भी होता है प्रेशर की वजह से, टाइम की वजह से, जो आपको ऑब्स्टिकल आती भी होती है वहां पे नहीं हो रही होती, तो उसको अटेम्प्ट करें, अगेन अटेम्प्ट करें, और अगेन अटेम्प्ट करें। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अनदर, कि कुछ केसेस में आपका जो जीटीओ होता है, उसने मोस्टली केसेस में उसने ब्लैक ग्लासेस पहनी होती हैं, और वो आपको हर तरह से देख रहा होता है, लेकिन फील ऐसा होता है कि वो किसी से बात कर रहा है, नहीं देख रहा। कभी भी चीटिंग करने की कोशिश नहीं करनी। आप बॉक्सिंग रिंग में गए, आपकी आपकी बैक टच होगी रोप के साथ, जो कि फाउल है, प्रॉपर बाहर निकलें, दोबारा अटेम्प्ट करें, दोबारा लगी रोप, दोबारा बाहर निकलें, दोबारा करें। ये नहीं कि आपकी 4 दफा फाउल हो गया और आपने देखा कि जीटीओ किसी और से बात कर रहा है, आप
उसको कंटिन्यू करें। अगर आपको थोड़ा बहुत भी शक है कि यहाँ पे मेरा फाउल हो गया, वापस आ जाएं पिछले स्टेप पे और उसको दोबारा अटेम्प्ट करें। अगर आपने चीटिंग की आप 100% रिजेक्ट हो जाएंगे। बट अगर आपने बगैर उसके देखे रूल्स को फॉलो किया, अपनी दिखाया कि यार मैं चीटिंग नहीं करता, अगर मुझे कोई देखना भी रहा हो तो शायद ये भी प्लस पॉइंट ऐड हो जाए कि वो उसको आपको मार्क्स दे। डोंट वरी अबाउट 2 मिनट्स, 2 मिनट के बारे में आपने बिल्कुल परेशान नहीं होता होना। सम केसेस में उसको पता चल जाता है कि ये वाली ऑब्स्टेकल इसके लिए प्रॉब्लम है, या फिर इस ऑब्स्टेकल पे ये कोई एक्टिविटी ऐसी परफॉर्म करेगा जिसको उसने जज करना है। उसको जब वो जज करने तक वो आपको छोड़ेगा नहीं। कभी कुछ केसेस में 10 मिनट 15 मिनट सेकंड से ऊपर भी हो जाते हैं, ठीक है। वो सिर्फ वही देखना चाह रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑब्स्टेकल पे स्टक हो गए, तो अब ऑब्स्टेकल पे स्टक हो गए, अब आप क्या करेंगे? उसको करते रहेंगे और वेट करते रहेंगे, या फिर वेट करेंगे कि डन मेरा तो काम हो गया 2 मिनट में ये वो आपको वेट शायद करता रहे और देखता रहे कि ये क्या करेगा जब तक मैं वेसल नहीं बजाता। सो आप अपनी परफॉर्मेंस पूरी देते रहें। सो द क्वेश्चन वाज डज दैट नेगेटिवली इम्पैक्ट, कि अगर आप कुछ ऑब्स्टेकल छोड़ देते हैं कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता नेगेटिवली। इम्पैक्ट ये पड़ेगा अगर आप चीटिंग करेंगे, इम्पैक्ट ये पड़ेगा आप डिटर्मिनेशन शो नहीं करेंगे, इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये इम्पैक्ट इस बात पर पड़ेगा अगर आप डर शो करेंगे। डर फॉर एग्जाम्पल आपने डिच से जंप मारा और आप डिच में गिर गए या फिर आपको चोट लगी, सो दोबारा आप शायद डिच को छोड़ के आगे चले गए या डिच को जंप मारते हुए घबरा रहे हैं, सो उसको फील हो जाएंगी ये चीज़ें। या फिर आप मंकी ब्रिज पे चढ़ गए और मंकी ब्रिज पे ऊपर आपको डर लग रहा है, हाथ पाँव कांप रहे हैं हाइट की वजह से, तो ये चीज़ें बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं। अटेम्प्ट करना और फेल हो जाना दैट इज़ नॉट नेगेटिव पार्ट, ये लाइफ का पार्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे उनके नो के नो कंप्लीट नहीं होंगे, सो ट्राई के साथ एटलीस्ट हो जाएं। 8वें 9वें पे आप एफर्ट्स करते रहें बार बार और कोशिश करें कि कंप्लीट होने की। बट अगर नहीं होता तो इट्स ओके, टेस्ट कभी कभी इंसान से नहीं भी होते, डजेंट मैटर। आगे फोकस करें। सर वर्ड एसोसिएशन का दोबारा अरेंज करें। ओके, वर्ड एसोसिएशन की दोबारा बारी आएगी, मैंने ऑलरेडी टाइम टेबल शेयर किया हुआ है, उसमें आप देख लें कि कब सेशन है उसका। तो रिपीट होती रहेंगी क्लासेस, डोंट वरी। हाउ मैनी ऑब्स्टेकल्स देन? 9 होते हैं दानियार, 9 ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जिसमें आपका रॉक क्लाइंबिंग होगी, उसमें मंकी ब्रिज हो गया, टार्जन स्विंग हो गया, जिग जैग हो गया, डिच हो गई, फिर वो टायर के अंदर से आपने गुजर के जाना होता है, फिर बॉक्सिंग रिंग होता है, सो फिर एक हाई जंप होता है। सो ये छोटे छोटे जो ऑब्स्टेकल्स हैं 9 ऑब्स्टेकल्स होती हैं। सर टाइम टेबल अगेन शेयर कर दें? ओके, आई विल शेयर इन ग्रुप। देख लें कि इसमें आपके कौन से ऑब्स्टेकल्स आपके लिए इजी हैं। होते वो तरतीब से लगे होते हैं। इजी से आपको ये फायदा होगा कि जब आप जीटीओ कहेगा कि आप देख लें कि ऑब्स्टेकल कहाँ कहाँ पे हैं, आपके पास 1 मिनट है, तो आप उसमें देख लेते हैं कि मेरी तरतीब क्या बनेगी। उसमें फिर स्टार्ट आप बेशक छोटे से करें ताकि थोड़ी मोटिवेशन गेन हो। और फिर अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा होता है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। आपका जो रोप क्लाइंबिंग है और टार्जन स्विमिंग है, ये ऐसे एक्टिविटीज हैं जो कि जब आप एक्टिव होते हैं ना तो ये जल्दी से हो जाती हैं। जब आप थक जाएंगे 1 डेढ़ मिनट के बाद, तो ये आपकी रोप क्लाइंबिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स की नहीं होती है, वो थक जाते हैं, उनके हाथ में जान ही नहीं रहती, पाँव में भी इतनी जान नहीं रहती, लॉक नहीं बनता प्रॉपरली। सो अगर आपको फील होता है कि आप फर्स्ट गो में रोप क्लाइंब कर लेंगे तो ट्राई फॉर रोप क्लाइंबिंग, और फिर छोटे छोटे करते करते निकले, बिकॉज फर्स्ट गो में ये बहुत ईजी होता है। आप पीछे से भाग के आए, जंप मारें, और आपका नॉर्मल केसेस में आपके जंप में ही ना ऑलमोस्ट आप टच कर जाते हो जो पोल होता है टॉप का, उसमें सिर्फ आपने एक लॉक बनाना होता है और उसके बाद आप पोल को टच कर जाते हो इजीली। सो वो आप जंप तब भी लंबा मार सकते हो, पीछे से आके ऊंचा जंप तब भी मार सकते हो जब आपके पास एनर्जी हो। वो 1 डेढ़ मिनट के बाद तो वो एनर्जी खत्म हो जाती है। सो रोप क्लाइंबिंग आई विल सजेस्ट कि आप दूसरे पे या पहले पे रखें ताकि वो जल्दी से क्लियर हो जाए। सो अगर आपको उसमें शक है कि वो क्लियर नहीं होगा, फिर इस केस में उसको स्टार्ट में ना रखें, बिकॉज अगर आपका वो क्लियर नहीं हुआ और उसको अटेम्प्ट किए जा रहे हैं तो बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा। ओके देन सर काइंडली डेली क्लास पॉसिबल है प्लीज़? आई एम ट्राइंग के क्लासेस हमारी एक्सटेंड हो। मैंने ब्रिगेडियर साहब से भी डिस्कशन की थी कि वो अगर क्लास किसी और दिन रखें, उन्होंने मेरी क्लास के साथ स्केड्यूल की है, एक दिन में 2 हो गई हैं। सो अगर वो किसी और डे पे रखते हैं तो हमारा पूरा वीकली स्प्रेड हो जाएगा टाइम टेबल। बट लेट्स सी कि वो कैसे उसको मैनेज करते हैं, या फिर मुझे अपनी क्लास चेंज करनी पड़ेगी।
we will discuss about it. Okay, so any other question? For GTO I will only give you one tip जो कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफी सक्सेसफुल है. नंबर 1, किसी केस में भी आपने डर नहीं शो करना, हमेशा बोल्ड रहना है, बोल्ड, हमेशा बोल्ड. जहाँ पे आपको मौका मिले बोल्डनेस शो करने का, आपको अगर कमांड टास्क में अगर आपका कोई दोस्त कहता है या कमांडर कहता है कि जंप फ्रॉम इट, इससे जंप मारो, बेशक ऊंची जगह है जहाँ पे भी है, गो फॉर इट, ट्राई इट, कुछ नहीं होता, जख्म हो गया कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने बोल्डनेस 100% शो करनी, किसी केस में भी नहीं डरना. स्मॉल सी एक्टिविटी भी नहीं शो करनी. वो अगर आपसे कहे कि यार इस पाइप पे चढ़ जाओ और आप कहो कि यार ये टूट ना जाए, सो दिस विल डेफिनेटली लीड टू 100% रिजेक्शन. आपको अगर कमांडर कह रहा है इस पाइप पे चढ़ जाए तो चढ़ जाओ, आपको कमांडर कह रहा है यहाँ से जंप मारें तो मार दें. आपको ऑब्स्टेकल के अंदर मौका मिला है टार्जन स्विंग से जाने का या मंकी स्विंग से, मंकी ब्रिज से जाने का, गो फॉर इट विदाउट एनी हेजिटेशन के यार फेल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ट्राई इट. अगर आप पहली दफा फेल हुए हैं दोबारा ट्राई करें. शो इट कि आपके अंदर डर नहीं है. डिच के ऊपर से जो गड़ा होता है उसे छलांग मारते वक्त गिर गए हैं या डर लग रहा है, ट्राई इट, कुछ भी नहीं होता. वहां पे उनके पास सारी मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, बट आपने 100% अपना देना है. कोई 1% भी शो नहीं होना चाहिए कि इस बंदे ने कहीं पे कोई डंडी मारने की कोशिश की है, डरने की कोशिश की है. ये आपका नजर आता गया तो आप गए. सेकेंडली, एक्टिव रहें थ्रू जीटीओ टास्क, एक्टिव रहें, हर काम में एक्टिव रहें, जो डिस्कशन हो रही है उसमें एक्टिव रहें. अक्सर अक्सर ऐसे होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जब आपका कमांड टास्क चल रहा होता है तो कमांड टास्क में स्टूडेंट्स पीछे खड़े हो जाते हैं, वेट कर रहे होते हैं कि यार मुझे कोई वो कमांडर कहेगा तो मैं आगे जाऊंगा, कमांडर कहेगा, उसके पास खड़े हो जाएं तो वो आपको जाहिर है टाइम भी देगा, आपको देखेगा भी. आप इसी तरह बहुत केसेस में ऐसा होता है कि कमांडर आपको लोगों को भेज रहा होता है आगे कि आप आगे जाएं, आगे जाएं, आपकी बारी नहीं आ रही होती, बट यू कैन सपोर्ट देम कि जो आगे जा रहा है उसको पीछे से कोई चीज पकड़ा दो, उसको ड्रम पकड़ा दो, उसको स्टिक पकड़ा दो. वो जा रहा है तो उसके पीछे से पाँव पे हाथ रख लो ताकि वो पीछे स्लिप ना करे, उसको थोड़ा सा आगे पुश दे दो. सो अपनी एक्टिविटी, एक्टिवनेस लाजमी शो करनी है हर सूरत में. पीछे बिल्कुल डम होके खड़े हो नहीं होना. अगर आप डम होके खड़े होगे, थ्रू आउट डम रहेंगे, एट द एंड सारे स्टूडेंट्स भी आपको रैंक करेंगे कि ये सबसे पीछे ही था, वो आपको रैंकिंग भी नीचे ही देंगे. जब स्टूडेंट ही रैंकिंग नीचे दे रहे हैं तो फिर जीटीओ ने क्या रैंकिंग देनी है. उसको पता है कि स्टूडेंट भी वही दे रहे होते हैं जो वो देख रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं. सो ट्राई कि आप टॉप, जब स्टूडेंट रैंकिंग करते हैं ना एक दूसरे की, तो कोशिश करें कि हर स्टूडेंट की रैंकिंग में आप 1 या 2 पे आए. इतनी परफॉर्मेंस आपने देनी है. उसके लिए आपको एक्टिव होना जरूरी है कि आप एक्टिव हों, मशवरे दें, स्टूडेंट्स को बैकअप करें, बार बार कहते रहें जेंटलमैन गो फॉर इट, इंशाल्लाह वी विल डू इट, ट्राई इट. इस तरह करके ना बार बार कोई ना कोई वर्ड बोलते रहें, बैकअप करते रहें. इस तरह छोटे छोटे मोटिवेशनल सेंटेंस बोल के, या फिर उनको कहते रहें कि यार वी हैव लिटिल टाइम, हरी, तेज हों, थोड़ा सा जल्दी करें, जो भी आपने वर्ड्स यूज करने हैं, बट ट्राई के थोड़े एक्टिव रहें. सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट टिप फॉर जीटीओ. बाकी जीटीओ के लिहाज से बहुत सारी और टिप्स भी हैं, वो ब्रिगेडियर साहब भी आपको देंगे, बट अगर मेरे माइंड में आई तो आई विल शेयर इट विद यू. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी शायद ब्रिगेडियर साहब आपको डिफरेंटली बता रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस थोड़ा और है, हमारे से ऑफकोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, बट माइनर माइनर चीज़ें जो मेरे माइंड में आती हैं, कन्फ्लिक्ट भी आ सकता है, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस. तो कोशिश करें कि उन्हीं को फॉलो करें. बट अगर आप को लगे कि मेरी टिप भी काम की है तो थिंक उसको फॉलो कर लें एक दफ़ा. तो सर स्पोर्ट्स डिक्लेमेशन, व्हाट इज दैट, एजुकेशनल स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट्स लेकर जाऊं मैं अपने, नो नीड, ओनली वो आपसे डिग्रीज मांगेंगे, बाकी आप वहाँ मेंशन कर दें, जहाँ पे लिखना है वहाँ मेंशन कर दें. वो जो भी आपसे चीज़ें मांगेंगे सर्टिफिकेट्स, बस वो लेके जाएं. अगर आपने कॉपी बना के लेके जानी है तो लेके चले जाएं, आप एक ही फाइल बना के चले जाएं, बट मेरे ख्याल में वो सिर्फ आपसे डिग्रीज लेंगे और डिग्रीज ही लेते हैं. बट ये चीज़ें मेंशन जरूर करनी है, स्कॉलरशिप और एनी अचीवमेंट और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, ये आपके बायोडाटा फॉर्म में होने चाहिए. सो आई थिंक काफ़ी क्वेश्चन स्टूडेंट्स के रिजॉल्व हो गए हैं, बट स्टिल इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं ताकि डिस्कशन थोड़ी होती रहे, ग्रुप के अंदर एक्टिवनेस शो हो. आईएसएसबी से रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चन है, बहुत ढेर क्वेश्चन है ग्रुप के अंदर भरे पड़े हैं.
सो मैं देख नहीं रहा कि स्टूडेंट्स ग्रुप में क्वेश्चन कर रहे हैं, शायद उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। कोशिश किया करें, जो इन्फॉर्मेशन छोटी मोटी मिलती है शेयर किया करें, डिस्कस किया करें आपस में। मेरे उसमें कोई रिव्यूज़ होंगे तो मैं शेयर कर दिया करूँगा, बट एक्टिव रहें ताकि सबकी तैयारी हो सके, और थोड़े अपने आप को भी एक्टिव करें। जीटीओ नहीं देखेगा स्पोर्ट्स वगैरह के, नहीं वो नहीं देखेगा, दिस इज समथिंग डिफरेंट। उसने जो देखना है वो थ्रू एक्टिविटीज देख लेगा, बाकी आपके बायोडाटा फॉर्म में देख लेगा, और उनकी वेरिफिकेशन के लिए प्रॉपर डिपार्टमेंट्स हैं, वो एक सेपरेट टास्क है, वो खुद कर लेंगे, उनका आपके साथ लिंक नहीं है। सो जीटीओ का ये काम नहीं है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखे। सो जीटीओ सिर्फ वही प्रैक्टिस, जो उसका सेशंस हैं वही सेशन कंडक्ट करेगा और उसी से असेसमेंट करेगा। सर्टिफिकेशन इज समथिंग डिफरेंट और डिग्रीज आर समथिंग डिफरेंट। ये आपके स्टार्ट में आपसे ले लिए जाएंगे और बाकी आपको बाद में दिए जाएंगे। इवन इफ यू आर पास और फेल, रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड, आपको बाद में दिए जाएंगे। so, आपके घर आ जाते हैं, अगर आप नॉट रिकमेंड हुए तो आपको घर में पोस्ट हो जाते हैं, अगर आप रिकमेंड हो गए तो फिर उनके पास रहते हैं। Any other question? I think काफ़ी डिस्कशन हो गई है। सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, आई थिंक आप पोस्ट कर दिया करें ग्रुप में, वहाँ पे डिस्कशन हो जाया करेगी। बाकी असेसमेंट के लिए मैं साथ साथ करता रहूँगा इंशाल्लाह। और जो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे रेगुलर क्लासेस में, आई विल सजेस्ट, मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, सजेशन भी दूंगा कि आएँ तो आपका फ़ायदा ही होगा। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।